नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। चुनाव हो या ना हो, एक चीज है जो राजनेताओं में हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है और वो है अनर्गल बयानबाजी करना या किसी व्यक्ति विशेष के लिए विवादित टिप्पणी करना। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी कई बार राजनेताओं की जबान कभी मीडिया के सामने तो कभी पब्लिक में फिसल ही जाती है और ऐसे ऐसे बयान हमें सुनने को मिलते हैं जिससे पार्टियों और उनके पदाधिकारियों की खूब किरकिरी होती है। एक हालिया बयान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और झबरेड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने चमार शब्द को लेकर एक बार फिर विवादित बयान सामने दिया है, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्षा रही सोनिया गांधी को चमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत देशराज कर्णवाल विकासनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के कामकाज का खूब बखान किया। वहीं जब मीडिया ने उनके एक वायरल वीडियो को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि संत रविदास की वाणी के अनुसार समूचे विश्व का हर प्राणी चमार है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर सोनिया गांधी। हालांकि कार्यक्रम के बाद मीडिया से दोबारा मुखातिब होते हुए अपने बयान को दोहराया, लेकिन इस बार उन्होंने पीएम के नाम का जिक्र नहीं किया। आप भी सुनिए देशराज कर्णवाल ने आखिर क्या विवाद बयान दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए हैं। सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अब हमें चील का मूत चाहिए। अब चील मूतती नहीं, कहां से दे भाई? जब चील मूतती नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करें? अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है? सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए। अब हमें चील का मूत चाहिए। अब चील मूतती नहीं, कहां से दे भाई? मेरे गुरु ने कहा, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी हमारे भगवान हैं, हम रविदासियां हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चला। आज क्योंकि जैसे चमड़ी मैसे मांस वैसे रक्त ऐसे होती, इस यही शरीर की संरचना है, इसलिए सब चमार हैं, पूरा जगत चमार है। 700 करोड़ लोग इस दुनिया के चमार हैं। मेरे गुरु के अनुसार सोनिया गांधी भी चमार है, मोदी जी नहीं, सोनिया गांधी जी भी चमार है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। पूरा जगत 700 करोड़ लोग सब चमार है। सोनिया गांधी भी चमार है, हरीश रावत भी चमार है, तो पूरा जगत चमार है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल जी के बयानों का प्रश्न है, वो ऐसे बयान जो है देते रहते हैं। इन बयानों में क्या सत्यता है, कैसे उन्होंने बयान दिया, किन परिस्थितियों में बयान दिया है, इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। ये भारत सभी लोगों के समान रूप से रहने के लिए है और सभी लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं का सभी लोग अनुपालन कर रहे हैं। उनका बयान का जवाब अगर वही बेहतर दें तो मुझे लगता है ये अच्छा होगा। बता दें कि इस प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में राजनेता कभी ना कभी ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उनकी किरकिरी होती है, उनकी भी और उनकी पार्टी की भी। लेकिन उत्तराखंड की खास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर कई दिग्गज ऐसे हैं जो विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन विवादित बयान देने के बाद वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं, अपने बयान को ठीक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर देशराज कर्णवाल की बात की जाए तो इससे पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं, आपने सुना। उसके बाद उन्होंने चमार शब्द को लेकर जो बयान दिया है और जिन राजनेताओं का नाम उसमें जोड़ा है, वो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करता है और उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से दोबारा मुखातिब होते हुए यही बयान दोहराया है और इसमें दोबारा कुछ नाम और जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड बन गया है राजनेताओं के बीच में पॉपुलर होने का। अगर आपको लाइमलाइट नहीं मिल रही है, आप विवादित बयान दे दें, या फिर एक आदत हो जाती है कि आप विवादित बयान दिए बिना रह नहीं सकते। तो कुछ राजनेता ऐसे हैं जो कभी ना कभी विवादित बयान दे देते हैं, चाहे चुनाव के समय पर हो या फिर चुनाव हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी ना कभी राजनेताओं की जुबान फिसल ही जाती है और कई बार ऐसा होता है कि इससे
बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। पार्टियों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे राजनेताओं पर जो है सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि ये ऐसे बयान देने से बचे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने इन्हें चुना है, ये लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे में अगर वही इस तरीके के बयान देंगे तो आखिर समाज में क्या संदेश जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो देशराज कर्णवाल का ये बयान था। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले जब किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात की थी, तब भी उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया था, और अब एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं अपने बयान के लिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का, और यहाँ पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाए ही, लेकिन बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको शायद अब राजनीतिक गलियारों में पसंद नहीं किया जा रहा है, या जिसकी आलोचना जमकर की जा रही है। और खुद पक्ष भी ये कहता है कि बयान की जांच होगी, क्या सत्यता है ये देशराज कर्णवाल बेहतर बता सकते हैं। तो आज यही मुद्दा हमारी चर्चा का है कि आखिर क्या बोल गए कर्णवाल, ऐसा क्या उन्होंने कह दिया कि जिससे अब उनकी किरकिरी हो रही है, और पार्टी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता इस तरीके का बयान देता हो, लेकिन ये जब बार बार दोहराया जाता है, और खास केस अगर देशराज कर्णवाल की बात करें, तो क्या कहेंगे इस पर? पहले दिव्य दर्शनी जी, आपको प्रणाम, और एचएनएन के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दिव्य दर्शनी जी, पार्टी के अंदर हमारी जिस प्रकार से अनुशासन की एक समिति है, और वो देखेगी भाई वो किन परिस्थिति और क्या उन्होंने क्यों ये बयान दिया। और मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की पक्षधर नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो वैदिक सनातन काल की जो परंपरा है उसमें भी जाति का कहीं वर्णन नहीं है। और बात रही कि जिस प्रकार से 2014 के बाद भारतीय राजनीति में जो एक परिवर्तन आया है, जिस प्रकार से भारतीय राजनीति का एक चरित्र और जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया बहुत व्यापक रूप से आया है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को कैसे आगे ले जाना है, और ये परिलक्षित भी होता है, चाहे 2014 के चुनाव देख लीजिए, चाहे 2019 के चुनाव देख लीजिए आप, उसमें अगर ये इन समाजों को, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एसटी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भारत में अगर सांसद चुन के आए हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भी और 2019 में भी। अगर मैं 2019 के आंकड़ों की बातें कर लूँ, अगर अभी जो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट है उसमें 27 मंत्री आपके ओबीसी से है, और लगभग 12 मंत्री आपके एससी से है, और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति से आपके 8 मंत्री है। और खास करके इनमें भी जो मंत्री का जो दायरा है, इनमें भी खास करके महिलाओं को सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है। जबकि इस भारत की जो सबसे मजबूत सरकार, और जिसके पास मजबूत इसलिए कह रहा हूं कि दिव्य दर्शनी जी, क्योंकि आज तक किसी के पास भी इस प्रकार के अंक नहीं आए कि 400 को कोई पार कर सके। राजीव गांधी जी के समय पे उनके जिस प्रकार से 409 का आंकड़ा आया था, उस समय भी अगर उस समय की कैबिनेट की उठा के देख ले, ना तो ओबीसी का इतना बड़ा आंकड़ा मंत्रालय में था, ना एसटी का था, ना ओबीसी का था। और खासकर जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जिस प्रकार से लगातार 1962 या स्वतंत्रता की बात कर लूं, कि ये बात चल रही थी कि जिस प्रकार से जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए अलग से एक मंत्रालय होना चाहिए, लगातार मांग होती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। मगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसके बाद भी जिस प्रकार का उन्होंने अपना विशाल हृदय दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने जनजातियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया। और मैं फिर भी कहता हूं कि हमारा फोकस केवल यह है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे आगे बढ़ना, वो विगत 9 वर्षों में देखने को मिला। उत्तराखंड की सरकार में भी अगर देखने को कहूं तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी जो कैबिनेट है उसमें हमने 2 मंत्री को दिया था। अकस्मात दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकता हूं, जिस प्रकार से स्वर्गीय चंदन रामदास जी का एक वर्ष के कार्यकाल के बाद वो स्वर्गवास हो गया, मगर जल्दी हमें दूसरा इसी श्रेणी में दोबारा हमें जब कैबिनेट का विस्तार होगा मिलेगा। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में अगर आपको समाज को आगे ले जाना है तो उसको जोड़ के, ना कि उसको तोड़ के आप आगे ले जा सकते हो। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कैबिनेट का विस्तार किया हो, या डॉक्टर अंबेडकर के जिस प्रकार के उनके पंच तीर्थ बनाने का काम किया हो, या जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है डॉक्टर अंबेडकर को जिस प्रकार से सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से, तो वो तमाम कार्य किए गए और आज ये वर्ग आगे उठ के आ रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट है उसमें इस वर्ग को बहुत आगे जिस प्रकार से मंत्रालय दिए गए हैं, वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं और उनके द्वारा उनके समाज को, उनकी दृष्टि को किस प्रकार से वो आगे लिया जाए वो सरकार के सामने आता है और सरकार उस पर काम कर रही है। आज यही उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, वो तबका किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अंत्योदय की जो हमारी प्रण है, जो हमारा संकल्प है, वो साकार होता हुआ दिख रहा है। किस प्रकार से वो मुख्य धारा में आज जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जो राजनेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं उससे कितना इम्पैक्ट सोसाइटी में आता है और पार्टीज को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे सत्यवीर भाई ने बहुत से प्रवचन दिए, उन्होंने मुद्दा ही छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं उसकी कर्णवाल जी की, किस तरह की बात बोल रहे हैं वो। अभी आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या एक विधायक पे इस तरह के शब्द का प्रयोग करना अच्छा लगता है? आप किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं पूरे मीडिया के मार्फत, किस तरह से लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं आप लोग, और कितना गंदा आपने शब्द बोलने की कोशिश करी जिन शब्दों पे बैन है। अगर ये आम आदमी या कोई दूसरा बोले, अगर कोई कांग्रेस वाला बोल देता, कोई और बोल देता, तो जेल के अंदर होता। पर भारतीय जनता पार्टी का है, उसके ऊपर लाइसेंस प्राप्त है, वो किसी भी तरह की बदतमीजी करे वो सब चलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मतलब आपको सब हदें पार करने का लाइसेंस मिल चुका है और वही उन्होंने करके दिखाया। देखिए किस तरह बदतमीजी करी। और सत्यावीर भाई ने एक बार भी इस बात को नहीं बोला कि हमारे विधायक ने इस तरह बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है। क्या ये अच्छे शब्द है? किस तरह से बात कर रहे हैं ये लोग? ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस तरह अभी सत्यवीर भाई ने बोला कि 400 सीटें हमारी आई हैं, तभी आप लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई भी किसी भी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पर अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई कि एक नई बात आपने शुरू कर दी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का एजेंडा ही है जाति धर्म के लिए उल्टी सीधी बातें करें, उल्टी सीधी नफरत फैलाएं, जाति विशेष के लिए नफरत फैलाएं। आज आप देखें उत्तरकाशी के अंदर, चिन्यालीसौड़ के अंदर क्या हो रहा है। पुलिस के संरक्षण में दुकानें तोड़ी जा रही हैं और लोगों को भगाया जा रहा है। कहां से भगाओगे आप? कितनी नफरत फैलाओगे आप? आज तो सिर्फ उत्तरकाशी और चिन्यालीसौड़ की बात है। अभी देखिए ओवैसी क्या है उनका नाम, वो तक इसमें कूद पड़े उत्तरकाशी वाले मैटर पे। अरे देश को कहां नफरत की आग में ला रहे हो आप लोग? ठीक है, दो लोगों के द्वारा कार्य किया गया, 2 मुसलमान कोई थे, इसका ना ये तो नहीं कि आप सारे सबको निकाल देंगे। क्या सत्यवीर भाई अगर कोई चौहान काम गलत कर दे तो क्या आपको जेल हो जानी चाहिए? क्या आपके घर का घेराव कर देना चाहिए? अरे चौहान अगर वो है और गलत काम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके घर के आगे धरना दिया जाए। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल गलत हैं। नफरत की राजनीति बंद करो, प्यार की राजनीति और देश को आगे चलाने की राजनीति करो। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगे इस पूरे मामले में जो विवादित बयान देते आए हैं और जो दिया है देशराज कर्णवाल ने। देखिए दिव्या जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बयान किस समय पर दिया गया है। बयान मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धि पर दिया गया है और उस सरकार के एक जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि ने कहा है, जो सरकार ये कहती है सीना ठोक के, एक देश एक विधान एक संविधान, और ये पार्टी चुनाव से पहले कैसी हालात इस देश के अंदर पैदा करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धि है। फिर वो चाहे फिर हिंदू मुस्लिम हो, चाहे फिर वो ठाकुर ब्राह्मण का झगड़ा हो, चाहे फिर वो पहाड़ और प्लेन्स के बीच में खाई पैदा करना हो, चाहे फिर हरीश रावत और सोनिया जैसे नेताओं को सरेआम एक जाति सूचक शब्द से नवाजकर पूरे देश को, पूरे विश्व को उस समाज का अंग बना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है। मैं आपको बता दूं दिव्या जी, यदि कोई स्वर्ण इस तरह की हरकत कर देता तो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धि में स्वर्ण समाज के लिए बिना किसी अपराध के सीधा जेल डालने के लिए ये संविधान में परिवर्तन मोदी सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम स्वर्ण समाज के लोगों को ये कहता हूँ कि जब मोदी सरकार स्वर्ण समाज को इस देश के अंदर अपमानित करते हुए कानून में परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि यदि किसी को जाति सूचक शब्द से कहा
तो बिना अपराध के पहले जेल जाएंगे, उसके बाद चार्जशीट फ्रेम होगी, मुकदमा दर्ज होगा। तो जब मोदी सरकार स्वर्ण समाज के साथ इतना अत्याचार कर रहा है तो देशराज कर्णवाल ने कह दिया तो क्या बुरा कहा? वो सही कह रहा है कि या तो गुलाम बने रहो, नहीं तो मोदी जी आपको धीरे 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 देश में ऐसी जगह लेके आ जाएंगे कि अभी तो 5 किलो में आपने सरकार चुनी है, अगले दिन अगली बार सरकार चुनने के बाद आप जीने के लिए, पानी के लिए, दो बूंद पानी और रोटी के लिए आप सरकार चुनना शुरू कर दोगे। इस हालात में देश पहुंच चुका है। अब मेरा सवाल खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी ने यदि इस बयान की पुष्टि की है तो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, और क्यों इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सुसंगत धाराओं में? देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की अराजकता भरा बयान इन्होंने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये इनका असली चेहरा है। ये अनपढ़ समाजों के वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, जाति धर्म का जहर खोलकर समाज में उन्माद मचा रहे हैं। परिणाम आपके सामने है कि देवभूमि के अंदर 1,35,00,000 हो गए तब ये चुप। देवभूमि के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में अपराधियों ने अड्डा जमा दिया तब ये चुप। और जब उत्तरकाशी भागीरथी घाटी में पूरी मौत का तांडव नाचा हो रहा है, ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो मुझे देशराज कर्णवाल के इस बयान से कोई बहुत बड़ी आपत्ति इसलिए नहीं हो रही है कि जब मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज को केवल जाति सूचक शब्द में जेल डालने की योजना बना डाली है, तो ऐसे में यदि कर्णवाल सबको एक जाति सूचक समाज के साथ जोड़कर देख रहा है तो इसमें कहाँ अपराध है? वो भी मोदी का है तो औलाद मोदी की है, तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, इसको समझने की जरूरत है। और वो तमाम स्वर्ण समाज, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो सोच लें, अपने माथे पे लिख लें, जो देशराज कर्णवाल ने कहा है ये कल कानून बन जाना चाहिए उत्तराखंड के अंदर, और भारत के संविधान में भी कानून बन जाना चाहिए। और ये धर्म जाति की बात खत्म कीजिए, देशराज कर्णवाल को बना दीजिए जगत गुरु। और जिस तरीके से वो एक वर्ग विशेष को कलंकित कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता का परिचय उसने दिया है। और ये मोदी की सोच है, और मोदी की सोच को उसने आगे बढ़ाया है। इसको मानना चाहिए कि केंद्र सरकार के इशारों को उसने ऐसा बयान दिया है, और ये बड़ा घृणित बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ठीक है सत्यवीर जी, ये तो रही बात देशराज कर्णवाल जी के बयान की, लेकिन जो राजनेताओं में एक ट्रेंड बन गया है कि वो बिना सोचे बोलते हैं उनको क्या बोलना चाहिए। कई चीजें ऐसी होती है क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं। हमने पिछली बार देखा था कई ऐसे शब्द थे जिन्हें अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया था कि इस संसद के अंदर इस तरीके के शब्द आप यूज नहीं करेंगे। तो क्या यही चीज राजनेताओं के लिए बाहर पब्लिक में जाने से पहले नहीं डिसाइड होना चाहिए कि आपको ये नहीं बोलना है, ऐसे बिहेव करना है? दिव्या दर्शनी जी, आपने बहुत सही बात कही कि भाई किस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि समाज के बीच में हम चुन के आते हैं, उसके बाद हमारा व्यवहार, आचरण और चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, वो समाज को एक दिशा देता है। आपने बात सही करी, और इस वास्तविकता में इसका पालन सभी को करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में जब पूरी पार्लियामेंट्री को बीच बात रखते हैं तो कहते हैं कि इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। और बात रही कि वो जो इस प्रकार शब्दों का जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री की उससे हटाया गया, ये लगातार कार्रवाई चलती रहती है। जो अनुपयोगी होते हैं उनको हटाया जाता है, सरकार कोई भी सरकार करती है। और बात रही कि जो यूकेडी के प्रवक्ता ने बोला, पता नहीं उन्होंने जोश जोश में बोला है कि या उन्होंने वास्तविकता में ऐसा बोल दिया कि मोदी की औलाद है। भाई हम तो शुरू से कहते हैं हम सभी भारत माता की औलादें हैं और भारत माता के सामने नतमस्तक है। सुन लीजिए शांति सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, हाँ हो, अरे सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। मैं 10 मिनट तक आप बोले, मैं नहीं बोला आपके बीच में। बदलिए चरित्र अपना, सुन लीजिए आप, पूरे समाज को बदनाम कर रहे हो। अरे सुन लीजिए, अगर मैं ये कहूँ, अगर सुन लीजिए शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी सुन लीजिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुन लीजिए। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है
अगर सुन लीजिए, आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है? ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको मेरा शांति ऑडियो? प्रसाद भट्ट जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं मेरा सर। ऑडियो आप तक आ रहा है? एक बार सत्यवीर जी की बात सुन लेते हैं सर। मेरा अपनी ऑडियो बात- आप तक आ रहा है? जी। अपनी क्या सुन रहे हैं इनकी बात? अरे सुन लीजिए, उनको अरे सुन वक्तव्य लीजिए, रखने दीजिए, जो सुन सवाल लीजिए। उनसे किया गया उनको। अरे क्या है? अरे सुन लीजिए शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, क्यों आप इतना अपनी धैर्य बात- खो अपनी रहे बात हैं? पूरी करें प्लीज। पानी पी लीजिए, थोड़ा शांति पानी प्रसाद पी भट्ट लीजिए, जी, पानी। एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। हाँ, जी। अब दूसरा इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं उस बात को, हम तो हमेशा से कहे हैं हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उसकी सेवा उत्थान के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और अगर इन्हीं के बयान को कोट कर दूं मैं, जिस प्रकार से शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा, इनके पार्टी के पुरोधा है जो कहते हैं काशी सिंह ऐरी, क्या ये काशी सिंह ऐरी की औलादे हैं? मैं नहीं कहता, मैं इनके बयानों से जो ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि काशी सिंह की यारी की औलादे हैं क्या, इस प्रकार से अगर मैं अगर कहूं तो दूसरा एक्चुअल में क्या है कि यूकेडी के अंदर जिस प्रकार से सत्ता की जो छटपटाहट है, जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो, उसके पास मछली किस प्रकार से व्यवहार करती है, उसी प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं कि अब इनके पास सत्ता की नहीं है, क्योंकि बैसाखियों वाली जब सरकारें आती थी मलाई का खाने का। यहाँ पर शांति दिव्या जी, प्रसाद दिव्या जी, दिव्या शांति जी, प्रसाद दिव्या भट्ट जी, जी ने दिव्या ये जी, सवाल मैं- भी उठाया दिव्या जी, कि मैं- सवर्ण अगर ये बात कहते हैं तो उनको जेल हो जाती है और बिना किसी जांच मेरी- के पहले मेरी- जेल होती है, मेरी- फिर कार्रवाई होती है। ये मेरी- बात भी तो उन्होंने बोली है। अरे मेरी आप एक बात पे मेरी- मत अटके ना सर। मेरी बात देखो, बीच में वो बोल जा रहे, फिर आप बोल जा, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और स्वर्णों के लिए जो उनकी, मैं आपको बताता हूँ, जो उनकी पीड़ा थी, अगर उसको किसी ने समझा तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। जिस प्रकार से उनको 10% का रिजर्वेशन देने का काम किया, देखो दिव्या दर्शनी जी, अगर इनको बोलना है तो मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का। जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, मैं जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इनके तमाम प्रश्न जो उत्तर इन्होंने दिए है उसका जवाब देने के लिए, आप अपना जवाब दीजिए। एक तो ये बाहर से जुड़े हुए हैं, ना तो ये सुन पा रहे हैं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। एक मिनट मानसिक संतुलन का दिवालियापन इनका दिख रहा है, ना दूसरों को सुन रहे हैं, ना किस प्रकार से है। मेरे के बात करिए सर। ये जिन्होंने बीजिंग और जिन्होंने चाइना के नारे लगाए वो अब यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने बात पूरी करने दीजिए। आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, आप अपनी बात पूरी करें। अरे ना बताइए काशी सिंह यारी की औलादे अब। सर प्लीज, अब उस मुद्दे पर नहीं जाते, उस मुद्दे पर नहीं जाते। अरे चाइना के नारे लगाने वाले, बीजिंग के नारे लगाने वाले आज बताएंगे किस प्रकार से काम हो रहा है। उन्होंने एक बात बोली, आपने उसका जवाब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ये बोचुप तो हो जाए, ये अपना दिवालिया पन्ना दिखाए मानसिकता का। आप थोड़ा आप चुप रहिए। उत्तराखंड की आबोहवा, अरे उत्तराखंड की आबोहवा हमें पता, उत्तराखंड की आबोहवा क्या हुआ है। उत्तराखंड की आबोहवा ने ही पूर्ण अब बहुमत ये की बहस सरकार का दी विषय है जो नहीं आप बनना चाहिए। शांति प्रसाद जी और सत्यवीर जी प्लीज, ये बहस का विषय नहीं बनना चाहिए। आप अपनी बात तो पूरी करें प्लीज। मैं तभी तो पूरी कर पाऊंगा दिव्या जी जब वो बीच में नहीं बोलेंगे। आपके दर्शक सुनना चाहते हैं भाई, एक तो है नहीं कि मैं ही आपका दर्शक हूं आपकी या ऑडियो यहाँ जा रही है, कांग्रेस के आपकी बैठे ऑडियो उन्हीं के जा रही है, दर्शक आप हैं, ये चिंता बीच मत में कीजिए। दुआ से बोलना शुरू कर देते आप चिंता हैं। मत एक्चुअली में करिए, इन्होंने आप- जो बोला है इनको यही नहीं पता कि इन्होंने बोला क्या है। अब जब उनका जब मैंने सही से सुना और इनको जवाब दे रहा हूं तब इनको लग रहा है कि मैंने ऐसा बोला था। आप अपनी बात पूरी अब करें। सुन लीजिए, दूसरा जिन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की हवा, गोचर की हवा, चगराता की हवा, पुरोला की हवा, अरे जो पाप हो रहा था उसी के लिए जनता खड़ी उठी है। इनके पेट में क्यों मरोड़ हो रहे हैं? अगर जनता बाहर आई है कि उन्होंने अगर इस प्रकार से उनके साथ वहां किसी लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, अगर जनता इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है आज की डेट में? जो कहते थे कि पहाड़ करते थे, आज पहाड़ के जब लोग खड़े हुए तो इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहे? जो कहते थे कि जो पहाड़ों में जो घटनाएं हो रही है आज समाज खड़ा उठा हुआ है, तो इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहे? इनका असली चाल चरित्र मैं कहता हूं, क्यों इनका चाल चरित्र क्या है? इनका चाल चरित्र है, एक तरफ तो खड़े होते हैं पहाड़ के लिए, एक तरफ खड़े होते हैं किस प्रकार से सत्ता हड़पनी है, वो इनका चरित्र है। वास्तविकता में धरातल पर कुछ नहीं है, केवल सत्ता के लोभी है, किस प्रकार को सत्ता को अपनाना है। और दूसरा जो बात आई, इन्होंने एक और बात कही थी कि एक निशान, एक विधान, एक संविधान। एक प्रदेश था हमारे देश में जिसमें किस प्रकार का जहां पर 370 लगी हुई थी, वहां पे क्या थे? 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान। आज की डेट में क्या है? केवल एक संविधान, एक विधान और एक तिरंगा है वहां पर। और किस प्रकार से वहां पर आज शांति है, किस प्रकार से G20 हो रही है। और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं कश्मीर के साथ, मैं राज्य का नाम भी बता देता हूं, दिव्य दर्शनी, कोई हर्ज नहीं है। 250 परिवार आए थे पाकिस्तान से। वो मुद्दा अलग है। सत्यवीर जी, वो मुद्दा अलग है। पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेताओं की। आप नेताओं पे आइए ना। मैंने तो आपको शुरू में बोल दिया, मैंने आपने जब शुरू करा इसमें मैंने आपको जब हम राजनीति में होते हैं, हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें समाज देखता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टियों को ऐसा क्या करना चाहिए। शुरू में बोला है कि पार्टी के पास अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति बुलाएगी, उसके बाद कार्रवाई जिस प्रकार का भी
वहां पर निर्णय होगा सबके सामने। कौन सा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुपाया है? अब मेरी बात सुन लीजिए, जो दूसरी मेरी बात एक सुन लीजिए। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई 400 सीट, हमारी 400 सीट नहीं थी भाई साहब, 400 सीट कांग्रेस की थी। जिस हाँ, ये हमने इतने कार्य कर दिए 9 साल में, और 10 साल के बाद जब चुनाव होंगे हम 400 के आंकड़े को पार करेंगे और वास्तविकता में पार करेंगे हम। और जो दूसरी एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। मोदी जी की सोच कह रहे थे कि मोदी जी की सोच पे यूपीडी वाले कह रहे थे, अरे मोदी जी की सोच को तो आज मोदी जी की सोच को तो आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। ऐसे नहीं 15 उनके जो उनके देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो दिए गए। आपकी पार्टी के राजनेता के मुंह से मोदी जी के लिए भी निकला है ये शब्द, ये शब्द मोदी जी के लिए भी निकला है। मैं इसलिए बोल रही हूं। एक तो ये बीच में बोल जा रहे जो जिनका मानसिक दिवालियापन चला गया। सर थोड़ा सा मर्यादा में रखिए, ये सब नहीं, आपने उस समय नहीं टोका जब आपने इन्होंने बोला कि जब इन्होंने उस समय नहीं टोका आपने दिव्यदर्शनी जी, मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पे। आपको उसी समय टोकना चाहिए, नहीं आपने उसी समय टोकना चाहिए था इनको, नहीं उसी समय, ऐसा थोड़ा होता। आपको उसी समय टोकना चाहिए था। प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के शब्द यूज किए इन्होंने? क्या वो हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? जिस प्रकार के शब्द इन्होंने यूज करे कि मोदी की औलादे हैं, क्या इनको कहूं कि काशी सिंह यारी की औलादे हैं? क्या जो बीजिंग के नारे लगाते थे, जो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े होते थे, जिन मुलायम सिंह ने हमारे नागरिकों को राज्य के लिए लड़ रहे थे तब गोलियां चलवाई, काशी सिंह यारी सत्तासीन हो गए, क्या मलाई खा रहे थे वहां पर मुलायम सिंह के साथ? ये इनका दिवालियापन है। किस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड के साथ छलावा किया है, किस प्रकार से यहाँ की नारियों को, बच्चों को बरगलाने का काम किया इन्होंने। वही दिख रहा है कि इस बार नोटा से भी कम इनके वोट आए हैं। राजनेता हो चाहे आप लोग भी प्रतिनिधि हैं पार्टियों के, अगर किसी तरीके का चाहे आप कहते हैं कि जबान फिसल गई होगी, लेकिन एक ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठना जहां आप सरकारों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जबान फिसलना कहाँ की बात होती है। और अगर देशराज कर्नवाल के बयान की अगर हम बात कर ले, आपकी पार्टी में भी कम नहीं रहे हैं बयानबाजी करने वाले, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था? अपनी पार्टी के अंदर क्या चेंजेस किए थे? क्या जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए थे? मैडम देखिए, ये तो सार्वजनिक बयानबाजी है जिस तरह की इन्होंने करी है, और इनके ऊपर एक्शन क्या लेंगे वो सत्यवीर जी ने चिल्ला के मुद्दे को भटका के ही बता दिया। उस मुद्दे को छोड़ दिया कि हमने हमारे एक विधायक ने इस तरह बातें बोली, और विधायक तो आपके रहे कभी, कोई बात नहीं, फिर बना देना आप, कोई बात नहीं, आप तो बना सकते हैं, आप तो सीएम भी बना सकते हैं, आप तो हारे हुए को भी सीएम बना देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीएम भी बन जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और ऊपर से गाइडलाइन है, ऊपर से ही गाइडलाइन है किस तरीके से देखो मुद्दों से भटकाना है देश और राज्य, इनको मुद्दों से भटकाना भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। आज एक बात बताएं, इस बार जो चुनाव 2024 होंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या डायलॉग होगा? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या बोल पाएंगे? इस बार तो नहीं बोल पाएंगे। हम विदेशों में जमा काला धन 100 दिन के अंदर लेके आएंगे, और इतना काला धन आएगा कि हर आदमी को 15-15 लाख में मिलेगा, क्या ये बोल पाएंगे? क्या बोल पाएंगे? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या इस बात को बोल पाएंगे? लेकिन आपसे मेरा सवाल आपकी पार्टी को लेकर था, आपकी पार्टी को लेकर था। आपके वहां भी खुद राहुल गांधी जी ने अपनी सदस्यता गवा दी इसके चक्कर में। देखो वहां तो बहुत बड़ा आतंक हो गया। राहुल गांधी जी ने अगर बोला कि मेरे समझ नहीं आया सारे मोदी जो है वो चोर क्यों होते हैं, इसमें तो बहुत बड़ा आतंक हो गया। उनकी सदस्यता से कर दिया, उनका घर छीन दिया। आज इनका क्या होगा? उनका तो सरकार का काम है ना एक्शन लेना, आप इन पे भी एक्शन लो। जिसकी सरकार होगी एक्शन वो ले रहा है। आपने देखी क्या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि आपने उन्हें संसद से बाहर कर दिया। एक ये जनरल टॉकिंग में आता है, और भाषण देते समय कई बातें बोली जाती। क्या मोदी जी ने बोलते थे 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मोदी जी ने खुद बोला है। मोदी जी ने दीदी ओ दीदी करके किस तरह महिलाओं का अपमान किया, मोदी ने खुद किया है। एक किसी उसमें सूप न खाया, क्या बोला था उन्होंने संसद के अंदर? देखो जब राजनेता भाषण देते हैं तो कुछ शब्द बोल दिए जाते हैं कई बार, पर इतने भयंकर भी नहीं जिस तरह से ये लोग बोल देते हैं। ये तो सारे शब्दों की सीमा ही लांघ देते हैं। और इनके पास, जब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये शब्द बोलना ये ऊपर एक गाइडलाइन है, ऊपर से सिखाया जाता है ऐसे ऐसे शब्द बोलो कि आप बोलना क्या है। तो आज इसी बात में 4 दिन कट जाएगा। अभी 4 दिन हमने त्रिवेंद्र जी की बात पे काट दिया कि उन्होंने एक को बता दिया कि ये जो है बहुत बड़ा देशभक्त थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। आज आप लोग भी तो महात्मा गांधी जी की समाधि में जाते हैं, पूरा विश्व उनको मानता है, और आप उनको कह रहे हैं कि उनको जिसने उन्हें मारा वो देशभक्त हो गया। तो ये भाजपा भी कर रही है, और भाजपा का एजेंडा ही इस बार ये है, लड़ाई झगड़े दंगे करवाना। इस तरीके से अगर जब तक काम नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जनता ने जरूर समर्थन दिया, पर जनता ने आपको किन मुद्दों पे समर्थन दिया इस बात को भी समझना होगा। जनता ने आपको समर्थन दिया कि आप आएंगे तो रोजगार मिलेगा, आप आएंगे तो शिक्षा मिलेगी, आप आएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। जनता ने सब जो बातें सोची हैं सब उसका उल्टा हुआ। अब जब कुछ नहीं रहा तो चलो कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम कर दें, अच्छा एक बात है, चलो हिंदू मुस्लिम भी कर दिया आपने, अब आप कुछ दिन बाद पंजाबी गढ़वाली भी कर देंगे, कुछ दिन बाद आप
चौहान नौटियाल कर देंगे, कुछ दिन बाद आप कुछ और कर देंगे। देखो कितना तोड़ोगे देश को। आज आप देखिए, अगर उत्तराखंड मांगा, उत्तराखंड अलग हो गया, तो अब उत्तराखंड में आपने कुमाऊं और गढ़वाल बोल दिया, गढ़वाल में पौड़ी और टिहरी हो गया, फिर वहां पे भी फिर जातियां हो गई। कितना तोड़ोगे देश को। और ये देश तो एक गुलदस्ता है, उसके अंदर सारे धर्म के लोग रहते हैं, और पहले से ही रहते थे, आज नहीं रहते, पहले से ही रहते थे। तो क्यों उनको बर्बाद करने में तुले हो आप लोग, क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हो। देश को आगे बढ़ाओ। आज जरूरत जो है शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। आप देखिए हॉस्पिटलों के कितने बुरे हाल हैं, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। तो उन व्यवस्थाओं को बनाने का काम करो जो जनता चाहती है, ना कि नफरत की आग में देश को डालने का काम करो। इससे कुछ नहीं होना। और जनता समझ रही है, देख रही है, और आने निश्चित ही आपको इसका जवाब मिलेगा। दिव्या दर्शनी जी ने कहा महंगाई की बात करी। मैं कई बार प्रश्न पूछ चुका हूं आपकी डिबेटों में, अन्य चैनलों में पूछ चुका हूं कि भाई जब महंगाई की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते, उत्तर क्यों नहीं देते इसका, कि जब आपकी सरकार आती है हिमाचल में तो 7-7 रुपए पेट्रोल और डीजल पे क्यों बढ़ा देते हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी। चलो उसको तो 1 साल होने वाली वहां की सरकार को, उसका उत्तर तो 1 साल से जनता मांग रही है, इन्होंने आज तक नहीं दिया। अब आ जाइए, आप कर्नाटक की सरकार बनी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पे आपके ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूं 2.50 इन्होंने पैसा बढ़ा दिया पर यूनिट पे इन्होंने। तो महंगाई तब कहां चली जाती है। सबसे महंगा अगर आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार, वहां प्रेम देख ही रहे हो आप। उनका क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का प्रेम देख ही रहे हो। कल की रैली भी आपने देखी होगी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की जब बात आती है ना, तो 2.5 करोड़ से अधिक का जो वहां के बच्चों ने अपने उसके लिए परीक्षाओं के लिए पैसा दिया था, परीक्षाएं कैंसिल हो गई, वो भी सारा हड़प लिया। अब बात आती है उन्होंने तुष्टीकरण की, मैं बड़ा, और महात्मा गांधी जी की बात करी इन्होंने। महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या किसने करी वो सारा जग जानता है। वो किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए महात्मा गांधी को कहां यूज करना है, कहां उसको यूज नहीं करना है, कब कब उनके विचारों की हत्या करनी है, वो सभी ने देखा है। और इन्होंने तुष्टीकरण की बात करी तो मैं दिव्या दर्शनी 30 सेकंड में खत्म करना चाहूंगा। हमने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, गठबंधन की सरकार थी, एक भी योजना ऐसी नहीं बनाई जिससे कि किसी वर्ग को वंचित किया जाए। और आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के समय पे किस प्रकार से वक्फ बोर्ड बनता है, किस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट बनता है, किस प्रकार से हिंदू कोड बिल बनता है, उसके बाद जिस प्रकार से 1969 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती है, नटवर सिंह विदेश मंत्री होते हैं और जाते हैं अफगानिस्तान में काबुल में उनके, और किसकी मजार पे, बाबर की मजार पे जाती है। और ये वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की बुक में लिखा हुआ है, जिसको अंधेरी रात में जाती है सोंधा गांधी जी मना करती है कि इस बुक को आप लॉन्च मत करिए। उसमें क्या लिखा है उन्होंने, उसने लिखा है कि इंदिरा गांधी कहती है उसकी मजार के ऊपर माथा टेकते हुए कि आज मैं इतिहास को महसूस कर रही हूं और आज की जो सत्ता है वो आपके वंशजों की सत्ता है। और उसके बाद जो वो रोने लगी, वो दृश्य देख के मैं चकित रह गया कि भारत यही तो लड़वा रहे हैं, नफरत की रणनीति यही मैं नहीं कह रहा हूं, यही सिखा रहे हैं। आशीष जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये नटवर सिंह जी ने कहा है, आपकी पार्टी के विदेश मंत्री थे, आपके विदेश मंत्री थे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप कहीं देश के विकास की बात करो ना, आप देश के विकास की बोल रहे हैं। कब पेट्रोल का रेट 1 रुपए बढ़ता था तो दर्द हो जाता था स्मृति ईरानी के पेट में, आज क्यों नहीं आती स्मृति? हिमाचल का मैंने बोला आपको, हिमाचल का बोला मैंने, राजस्थान का बोला मैंने आपको, मैंने कर्नाटक का बोला। आपका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। कर्नाटक का दे दीजिए, राजस्थान का दे दीजिए, हिमाचल का दे दीजिए। एक बाजार में गया, वो वहां गया, हमने भी कई बाजारों में देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमने कई बाजारों में देखा प्रधानमंत्री जी को। अरे देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, ये पहली बार किसी प्रवक्ता की जुबान से बिरयानी खाने आप लोग जाए, देश का प्रधानमंत्री होता है, मगर कांग्रेस का कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बोलता, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बोलता। ये आपने बोला नवाज शरीफ चाहिए था, आप राजीव गांधी भी नवाज शरीफ इतना जरूरी। सर आप लोग मुद्दे से मत भटके, एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, एक मिनट, आप कहाँ इंदिरा गांधी पे चले गए? आपके राजनेता कम हो रहे हैं क्या? आपके राजनेता कम होते दे रहे हैं? एक मिनट, आप ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं एक मिनट, आप लोगों के एक मिनट, आप लोगों को कहाँ इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं? एक मिनट, आप दोनों का अगर हो गया हो तो मैं बोल लूं, आप लोगों को इंदिरा गांधी की क्यों याद आ रही है? आप लोगों के राजनेता कम मौके दे रहे हैं क्या? आप लोगों के राजनेता कम मौके दे रहे हैं आप लोगों को बोलने के लिए कि आप लोगों को पास में जाना पड़ रहा है? शांति प्रसाद भट्ट जी, इसी बात पे डिस्कशन हो रहा था कि
डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सभी के राजनेता जो सत्ता में रहा हो या विपक्ष में बैठा हो, सभी के राजनेता ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन कैसे ये तय किया जाए कि ये बयानबाजी ठीक है और ये बयानबाजी नहीं है? अगर यही जो आपने कहा, अगर यही शब्द कोई आम जनता बोल दे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अगर ये राजनेता बोल दे तो पहले जांच होगी, फिर पहले पता चलेगा कि वो सत्य है कि नहीं, फिर कार्रवाई होगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इस बात को समझने की जरूरत है। भारत संविधान से चलता है। यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं और बड़े प्यार के साथ रहते हैं। ये देश में इन 9 वर्षों में कुछ ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, अगर इस देश में 30-35 हजार से ज्यादा पारसी नहीं है, वो खतरे में नहीं है, मगर जो 80-85 करोड़ लोग हैं वो खतरे में आ गए हिंदू। इस देश के अंदर आप सोचिए कि कभी जातीय दंगे इस तरीके से सत्ताओं ने नहीं करे जो आजकल अब हो रहे हैं। हमारा विचलित होने का मुख्य कारण ये है कि जिन्हें हम सत्ता में दे रहे हैं, इन्हीं का विधायक कानपुर का हमको कहता है कि ये पूरा उत्तराखंड जो मेरे विशेष पार्ट पे, हम विचलित ना हो। हमारे एकांतवासी भगवान केदारनाथ में आपदा आती है, वहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर आप हमारी आस्थाओं पे छेड़ करते हो, हमको क्या बुरा नहीं लगेगा? मैं हिंदू हूँ और हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार जो आजकल कथाकथित लोग कह रहे हैं, उनकी सरकारों में यदि हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए इस तरीके के बयान आएंगे और हमारे धार्मिक स्थलों पे छेड़छाड़ होगी, तो क्या हम इस पर विचलित नहीं होंगे? जब कोई नेता सत्ता में सत्ताधीश होकर ये कहता है कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तो फिर अमृतपाल पंजाब में जो बोल रहा है वो क्या गलत बोल रहा है? फिर इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग यदि अलगाववाद की बात बोल रहे हैं तो फिर वो क्या गलत कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, जो संविधान से हटकर बात करता है उसे सुसंगत धाराओं पर मुकदमा लगाओ, अंदर भेजो। लोगों को ये स्वतंत्रता सत्ता में रहकर नहीं होनी चाहिए कि वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो। देश के अंदर हर नागरिक को जीने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दिव्या जी, हम अगर इनके बयान की सत्यता को समझने की कोशिश कीजिए, यदि ये सत्य है तो आप सोचिए, फिर आप समझ रहे हो इसका मतलब? और अगर ये गलत है तो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुए भाजपा से? ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीका चुन लिया है कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से वोट इकट्ठा करना है तो एक ऐसा बयान दिलवा दो अपने नेता से। अगर चल गया तो हमारा, नहीं चला तो उसको हमने 2 महीने के लिए बर्खास्त किया, बाद में फिर चुनाव में लेके आ गए। हमारा ये कहना है दिव्या कि देवभूमि के अंदर इस तरीके का माहौल बनाकर आप क्या चाहते हो भाई? हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में किसी को एक थप्पड़ ये कहकर नहीं मारा कि ये एक विशेष वर्ग के लोगों का राज्य है। अरे हमने तो उस दौर में भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही, सबको जीने का अधिकार है, संविधान की परिधि में रहे, जो बाहर जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ दिव्या, कहाँ गलत है उत्तराखंड के लोग? जब आप हमारे नौजवान बच्चों के रोजगार बेच रहे हो और प्रेमचंद अग्रवाल इनको प्यारा है, ये गोविंद सिंह कुंजवाल अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाता है मगर भारतीय कांग्रेस को प्यारा है, मंत्री प्रसाद नैथानी पूरे रिश्तेदारों को नौकरी लगा देता है, इस तरीके से अरविंद पांडे रिश्तेदारों को नौकरी लगा देता है, तो ये पहाड़ियों ने राज्य मांगा किसके लिए? ये बाहर वालों को अपनी छाती में बैठाने के लिए। अब जब उत्तरकाशी में प्रॉब्लम हो रही है तब बोल रहे कि मुसलमानों के बच्चे। मैं पूछना चाहता हूँ दिव्या, अगर सख्त भू कानून होता तो मुसलमान बाहर से आके उत्तरकाशी में नहीं बसते। हमारे मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। पहाड़ों में मुसलमान हमारे हैं, हमारे यहाँ कई गाँव मुस्लिम है, मगर उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी केवल वोट के लिए। ये लोकतंत्र के बर्दाश्त के काबिल नहीं। हमारा कहना है अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो। अरे अडानी देश को बेच खाया, उस पर कुछ नहीं। आपका प्रेमचंद अग्रवाल लेकिन नौकरी में पेपर निकला, उस पर कुछ नहीं। इतना तो इस डिबेट में समझ में आ रहा है कि अभी तक किसी आप लोगों में से किसी ने भी ये बात नहीं कही है कि जो देशराज कर्नवाल ने कहा है उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, या ऐसे राजनेता जो बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी का राजनेता इससे जुड़ा हुआ होता है। और खासतौर पर चुनाव का वक्त ये है, और चुनाव के वक्त में ज्यादातर जब हमने देखा है सत्यवीर जी, क्योंकि चुनाव के समय पर आप लोगों के राजनेता हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो, वो
इस तरीके से बयानबाजी करता है जैसे हम परफॉर्मेंस करते हैं और परफॉर्मेंस में हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और बेस्ट देने के चक्कर में कई बातें ऐसी बोल जाते हैं तो हो सकता है समाज को बुरी लगे या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोली जाए। अगर यही चीज किसी और ने कही होती तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। अभी तक इस पे बवाल नहीं हुआ, ये कमाल की बात है। तो क्या आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर वो उस कास्ट के हैं, उस कास्ट के लिए बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आप अदर कास्ट के हैं तो उस कास्ट के बारे में नहीं बोल सकते, ऐसा है क्या? पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मगर आपने जो एक चीज कही मुझे उससे आपत्ति है कि आप चाहते हो कि बवाल हो, क्या शांति भंग हो, किसी प्रकार का यहाँ पर आपको ऐसा यही देखने तो को मिले? ये नहीं, नहीं, सोचने बात- विषय नहीं, 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 हम मेरा- नहीं चाहते नहीं, कि नहीं, बवाल हो, नहीं, लेकिन नहीं, हम जो देखो, सिचुएशंस देखो, देखते हैं देखो, उसके हिसाब से नहीं, बोल नहीं, रहे हैं। नहीं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस सब चीजों से बचना चाहिए मीडिया को भी। आप कह रहे हो बवाल नहीं हुआ अभी तक, बवाल होना चाहिए था इस प्रकार से, तो हमें बचना चाहिए। बवाल से मेरा मतलब है सवाल क्यों नहीं उठे अभी तक? अभी तक क्यों नहीं उठे? सवाल उठ तो रहे आपके चैनल में, आप हम लोग- 4 आप लोग लोग- बैठे आप हुए लोग सवाल उठ तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या आप लेकिन चाहते हो? आपने एक बार आप भी क्या नहीं चाहते बोला, हो? एक बार भी नहीं क्यों बोला मैंने कि आपको- उन्होंने मैंने गलत आपको बोला या फिर उन पर क्या कार्रवाई दिव्या जी होगी। मैंने 2 बार बोला, और दूसरा हम बचे तो ना इस टॉपिक से, आपने बहस का मुद्दा रखा, हम आए आपके पास सामने आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। बात आपने कही यहाँ चुनाव की बात करी कि चुनाव के समय इस प्रकार की बातें होती है, वो बातें होती है। मैं किसी दूसरे राज्य में नहीं जाता हूं दिव्य दर्शन जी, मैं उत्तराखंड में रहता हूं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूंगा। 2022 का चुनाव हुआ, हमारा किसी भी नेता का, चाहे वो केंद्र से आया हो, चाहे राज्य का नेता हो या किसी अन्य दल का हमारे से संबंधित जो नेता आया हो, सहयोगी दल का, एक बयान बता दीजिए कि हमने जिससे कि पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसा मैसेज किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का गलत बयान दिया है। और आप देख लीजिए सहसपुर विधानसभा से एक बयान उठता है, उसका लाभ हरिद्वार ग्रामीण में तो हो जाता है, उसके बाद जिस प्रकार से घी में से मक्खी फेंक दी जाती है, उस प्रकार से उसको किस प्रकार से पार्टी से निकाला कांग्रेस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, किस प्रकार से जब उसने बयान दिया था कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं कहता हूं दिव्या दर्शनी जी, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मगर उसमें हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ने आना चाहिए, वहां साइंस भी पढ़े, आर्ट भी पढ़े, अन्य जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को ग्रहण करें। इस प्रकार के बयान अगर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से किसी तरह की इस प्रकार की कोई बात ही नहीं आ रही है। बात आई कांग्रेस की तरफ से महिलाओं की बात आई, मैं कहना चाहता हूं स्वतंत्र भारत में कोई महिला पहली बार जो आदिवासी समाज से, वनवासी समाज से, गिरिवासी समाज से है, अपने संघर्षों के आधार पर चुनकर आती है और भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने किस प्रकार का वक्तव्य दिया कि ये राष्ट्र की पत्नी है तो कांग्रेस की पत्नी कैसे नहीं हो सकती। उस बयानों पे किस प्रकार से घिरे और किस प्रकार की मानसिकता इनकी आदिवासी समाज के लिए और महिलाओं के लिए है। और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आके अपना प्रवचन देते हैं तो ऐसा लगता है कि बस प्रवचन की गंगा बह रही है यहाँ पर, और उसके बाद किस प्रकार से माफीनामा लिखा। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है, आप ये कहते हैं कि आपके किसी भी मंत्री ने, किसी भी दिग्गज ने कभी कोई अनर्गल बयानबाजी उत्तराखंड में चुनाव के दौरान नहीं की है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं मंच पर खड़े होकर पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, तो पिछले 70 सालों में हमारे वहां देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस की भी रहे हैं, तो क्या वो अपमान की बात नहीं है उन प्रधानमंत्रियों के लिए? जब आप मनमोहन सिंह पे टिप्पणी करते हैं तो क्या वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे? तो मैं यही जानना चाहती हूं कि अगर आप प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं, आप किसी राजनेता की बात करते हैं वो अलग है, लेकिन प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, उनका अपमान नहीं था? दिव्या जी, बड़ी गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा आपके प्रश्न का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके लिए पाकिस्तान से जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं उन शब्दों का इस प्लेटफॉर्म पे प्रयोग भी नहीं करना चाहता हूं। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत की जनता ने उन्हें चुना और हमने उनको हमें सम्मान दिया, मगर उसके बाद जिस प्रकार से उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया, उस समय सुषमा स्वराज जी ने वो बयान आज भी इतना चर्चा में, उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकते हैं, हमारे कार्य करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी कार्यशैली अलग हो सकती है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अगर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करेगा तो हम ये नहीं देखेंगे हम किस विचारधारा, किस मत के मानने वाले हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के पीछे एक दृढ़ निश्चय होकर पहाड़ की तरह खड़े होंगे। हमने अपने प्रधानमंत्रियों का कोई भी किसी भी दल का हो, हमने उसका हमेशा सम्मान किया है, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे कोई अन्य जितने भी प्रधानमंत्री आज तक आए, मगर हमने कभी इस प्रकार का प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहते हुए इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। जिस प्रकार से 1973 में इंदिरा गांधी पर्सनल लॉ लाती है, क्या जरूरत थी, उसके बाद जिस प्रकार से इस प्रचलन को किस प्रकार से तेजी से आगे ले जाया जाए। शाहब बानो के केस को जब ये महिलाओं की बात करते हैं, किस प्रकार से 3 तलाक से पीड़ित थी, अपने मौलवियों मजहबी लोगों के पास जाती है, वहां से भी न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो कहती है कि
भारतीय संविधान मुझे अधिकार देता है कि जिस प्रकार से मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए। वहां से वो जीतती है। ऐसी क्या आपदा राजीव गांधी के ऊपर आ गई थी, शक्तिशाली सरकार, 409 का आंकड़ा, और उस पर किस मौलवियों के और कुछ मुसलमानों के उसके चक्कर में आकर उसको पलट देते हैं। फिर महिलाओं की बात करते हैं ये, और किस प्रकार से 1990 के दशक में कितने कश्मीर में आपने भी देखा किस प्रकार का तांडव हुआ, और वो जितने भी वो लोग थे उनको किस प्रकार से महिमा मंडित करने के लिए लाल कारपेट पे जिस प्रकार से यासीन मलिक को प्राइवेट जेट से लाया जाता था, यासीन मटकल को किस प्रकार से सम्मानित किया जाता था। आज सारे के सारे जेल के अंदर कबूल कर रहे हैं कि हमने ये किया था, हमने इतने लोगों को मारा था, हमने इतने बलात्कार किए थे, हमने इतने शोषण किए थे, वो सारे के सारे आज कबूल कर रहे हैं। और उनको किस प्रकार से डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे, और मनमोहन सिंह के साथ तो सबसे ज्यादा नाश्ते पे आए रेड कारपेट से लेके, और किस प्रकार, और उस समय 5 सेकंड खत्म करता, उस समय नारा क्या लगता था कश्मीर में कि अपनी मां बहन बेटियों को छोड़ दो और सारे के सारे मर्द निकल जाओ। और एक मैं आपके 5 सेकंड लेना चाहूंगा, 250 परिवार पाकिस्तान से आए थे जिनको कि 370 जब तक थी उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली, और इतने वर्षों तक उन्हें किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने तक का अधिकार नहीं था। अब जाके उनको जब 370 धारा हटती है तब जाके उनको ये सब अधिकार मिलते हैं जो सत्यवीर सिंह चौहान को मिलते हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता को मिलते हैं। इनको ये सोचना होगा उनके साथ इतना शोषण और अन्याय करने वाली कांग्रेस आज इस पे क्या जवाब देगी। और यही नहीं, मैं आप इसके साथ और एक चीज, आशीष नौटियाल जी के पास फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी। आशीष नौटियाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था अपने हालिया वक्तव्य में कि अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी इस तरीके से करता है, विवादित बयान देता है, तो आप तुरंत मुकदमा दर्ज करिए। पहले आपको जो है, पहले बहुत सारी चीजें होती थी, पहले आप जांच करेंगे है या नहीं, लेकिन अब आप पूरी तरीके से पहले मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उन्होंने जो बयान दिया था वो तो इससे भी खतरनाक था, इससे भी बुरा था, और हम तो फिर भी ठीक हैं? क्या गलत बयानबाजी करना एथिकली सही, एथिकल है पॉलिटिक्स में? देखिए मैडम, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बोला, वो विपक्ष के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी तो आजाद है, मैंने आपको बताया ना, इनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। ये कुछ भी उल्टा सीधा बोले उसकी भी क्वालिटी बता देते हैं। आपकी ही सरकार की मंत्री थी, मंत्री हैं इस समय, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजने का काम किया था, मान्य मोहन उनको, अमर सितार जी को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने अपमान नहीं किया? आप मौनी बाबा बोलते रहे, आप क्या क्या नहीं बोलते थे। आप लोगों के बराबर बदतमीज तो कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के बराबर बदतमीजी कोई भी कर सकता है। ये सबसे ज्यादा अगर कोई बदतमीज पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको ये तो याद आया कि वो मजार पे गई थी इंदिरा गांधी, ये गया था वो गया था, आपको ये याद नहीं आया बांग्लादेश अलग किसने कराया? बांग्लादेश अलग किसने कराया? बांग्लादेश, आप ये लड़ाइयां किसने लड़ी? आप देखें, जब देश आजाद हुआ था देश के पास कुछ भी नहीं था। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब देश आजाद हुआ 1947 में तो देश पे था क्या, और उसके बाद देश में क्या नहीं है? आज आप लोग इतना जो बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के टाइम के पढ़े लिखे हैं, उसके बाद नहीं पढ़ाई की आपने 2014 के बाद। जो आपको महसूस होता है कि शायद 2014 से पहले तो गंदगी थी और उसके बाद तो सफाई हो गई, सब कुछ बड़ा गलत, सब 2014 से पहले। अरे आप लोगों की शिक्षा भी 2014 से पहले ही हुई है। आप लोग 2014 से पहले क्या कभी मंदिर नहीं गए? आपने पूजा पाठ नहीं करी? आप अपने धर्म को नहीं मानते थे? आप मुस्लिम धर्म के थे क्या? आप तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जैसे कि 2014 के बाद ही एक इंडिया बना है, और प्रधानमंत्री तो ये बात बाहर जा के बोल रहे हैं देशों में, अपने देश का अपमान कर रहे हैं कि पहले भारत में तो गंदगी पड़ी रहती थी और अब देखो भारत में क्या हो गया। क्या हो गया? नाश मार दिया अपने पूरे देश का। तो आप देखें, बयानबाजियों की तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा, मैं कहता हूँ ये नियम ये विपक्ष के लिए है, ये भारतीय जनता पार्टी के तो नियम नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता को साइडलाइन, जनता पार्टी को साइडलाइन कर दिया, विपक्ष को घेर लिया। जवाब देना बहुत बढ़िया तरीके जानती है, अपनी बात को तो क्वालिटी में तब्दील कर देती है, और हमें हमारे टाइम में बताती है। उस दिन मजार पे गया, उन्हें याद है, लिखा हुआ तारीख भी बताते हैं ये लोग कि अब इस तारीख को वो मजार में गया था, और हम इस तरह की बातें नहीं करते। हम जिससे देश टूटता है उस तरह की बातें नहीं बोलते। आप उस तरह की बातें बोलने का काम करते हैं। आपने क्या भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि हिंदुओं का वोट तो बहुत हो गया तो आपके पास, अब आप मुसलमानों के घर जाओ, उनके घर भी सेंधमारी करो? क्या आपने नहीं बोला था? आपने नहीं बोला क्या कांग्रेस के नेताओं के घर जाओ, इस बार जो जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के नेताओं के घर भी जाना है, उनको भी लेके आओ? तो आप लोग नहीं कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को निश्चित ही बहुत मजबूत बनाया, बहुत लोगों को जोड़ा, लेकिन अब बहुत जल्दी विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होगा। आप देखिए, अभी पुलकित आर्या, आपने वो केस हमने भूले नहीं है। आप देखिए बृजभूषण, उनके ऊपर से केस वापस लेने शुरू हो गए। इन्होंने दबाव बनाने शुरू कर दिए। अभी मैं परसों अखबार में आ रखा था, बृजभूषण के ऊपर जो नाबालिग लड़की ने केस किया था, उसके पिताजी ने कहा नहीं हमने गलत कर दिया केस।
आप समझ सकते हैं केस वापस क्यों होते हैं। आज उत्तराखंड के अंदर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों दिया इस्तीफा? क्योंकि आपने उसको इतना प्रेशराइज कर दिया, आपने उसको ऐसे टारगेट दे दिए, एकदम बढ़िया निष्पक्ष तरीके से तो परीक्षा कराओ और 20,000 आदमी हमारे सेट कराओ। अब इस तरह की बातें वो कहां से करा लेगा अगला आदमी? अगला इतना सीनियर आदमी, उसको इस्तीफा देना पड़ा, आपने उसको भी प्रताड़ित कर दिया। और मैडम एक बात और कहूंगा मैं, इस हमारे यही सीएम धामी जी हैं जिनके कार्यकाल में और जिनके आवास में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी इनकी सिक्योरिटी में रहने वाला एक आदमी आपने ना प्रताड़ित किया, उसने अपनी आत्महत्या कर दी, और एक लड़की ने भी इससे पहले आत्महत्या करी। तो ये लोग तो इस तरह की मानसिकता वाले हैं। और आज राकेश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है, उसके मैं कारण फाइनल भी कमेंट आप की ओर जाऊंगी। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि मुद्दा जो था वो था अनर्गल बयानबाजियों का, उसमें हर चीज निकल कर आ गई, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कितना फेयर है ये कहना कि आपने कम गलत बयान दिया है, हमने ज्यादा गलत बयान दिया है, और क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। फाइनल कमेंट में आपसे यही जानना चाहूँगी। हाँ, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा शानदार प्रवचन दिया है, जैसे कि कांग्रेस के तमाम व्यक्ति देते भी हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, संगत का असर होता है। दूसरा भी कह रहे थे कि जो इस तरह के बयान है, तो हम उस तरह के बयान आज तक नहीं दिए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अभी न्यूयॉर्क में गए हैं, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, अंबेडकर जी को, इनको सबको एनआरआई की घोषणा कर दी इन्होंने कि ये सब एनआरआई थे। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता या कांग्रेस के अन्य आपके तो एक मंत्री ये भी कहते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुन लीजिए मेरे को, जो निधन हुआ था वो भी एक्सीडेंट था। सुन लो ना आप भी मैडम जी, सुन लो थोड़ा सा। तो ये सारे के सारे एनआरआई है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे क्या कहेंगे? क्या वो सब महात्मा गांधी जी और तमाम जो नाम लिए मैंने, क्या ये एनआरआई है? और बात रही कि बांग्लादेश की बात करी इन्होंने कि बांग्लादेश को हमने तोड़ा। हाँ, वो बांग्लादेश पे खत्म कर रहा हूँ। मानक शाह उस समय जनरल होते थे, किस प्रकार से उनकी पेंशन रोकने का काम किया, जिन्होंने सेनाओं को एकजुट करने का काम किया। और सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, उन्होंने बांग्लादेश की बात की। फाइनल हुआ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ, क्यों नहीं याद है? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान, सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं, और जिनका ये विरोध करते हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वो चुन के आते हैं राष्ट्रपति। उनके कार्यकाल में, उनके कालखंड में उनकी जो पेंशन होती है वो रिलीज होती है, और उस समय वो आर्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। 1.5 करोड़ का चेक होता है। वो कहते हैं कि ये अन्य जो सामाजिक संगठन उसमें यूज करिए। फाइनल कमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, अंत्योदय के संकल्प के साथ किस प्रकार से हर वर्ग को एक साथ ले जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से 9 वर्ष तक इस देश को उत्थान के चरम पर ले जाया है, जहां हम इकोनॉमी में पहले 11वें नंबर पे होते थे कांग्रेस के कालखंड में, आज हम 5वें नंबर पर हैं। आज अनेक क्षेत्रों में हम आगे निकल के आए हैं, चाहे स्टार्टअप में, चाहे मोबाइल फैक्चरिंग में हो, चाहे स्टील में हो, चाहे आप मिल्क प्रोडक्शन में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे अन्य सब चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी इस मामले पर, ये बताइए। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, अनुशासन समिति है, वो जवाब लेगी, उसके बाद जवाब तय होंगे, मीडिया के सामने होंगे। ना आज हम बचे आपकी चर्चा में आने से, ना हम तब बचेंगे वो देने से कि हमने क्या एक्शन लिया है। वो सब चीज हम कभी नहीं बचे इन सब चीजों से। बचती कौन है? कांग्रेस। क्योंकि सीताराम केसरी जब इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी नेम प्लेट तक बाथरूम में जाके फेंक दी, केवल सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। हम एक ऐसा भी काम नहीं करेंगे। मायावती को अगर पहली दलित महिला बनाई मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी ने बनाई, और हमारे उस समय आंकड़े भी ज्यादा थे सरकार बनाने के, मगर तब भी हमने गठबंधन का नियम निभाते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। सब कुछ किया हम कहते रहे 2014 के बाद। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राजनेताओं को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और पार्टी इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए? मतलब देखिए, नेताओं से ही आम जनता भी सीखती है, और नेता आज संविधान जो बनाने के काम कर रहे हैं, जो वहां अंदर संसद में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं, अगर वही नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज हमने यही चर्चा की, देशराज खंडवाल जो विधायक रह चुके हैं और अब बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके का बयान उन्होंने दिया हो। लेकिन वाकई सवाल ये उठता है कि राजनेताओं को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और कितनी जिम्मेदारी बनती है अगर वो कुछ भी बोलते हैं, क्या असर होता है समाज में। हम यही उम्मीद करेंगे कि इस मामले में कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज दिया जा सके सभी के लिए कि इस तरीके से बयानबाजी करने से बचें, क्योंकि आप मीडिया की नज़र में भी है और जनता भी आपको लगातार देख रही है, और आप जो करेंगे वही जनता के सामने आपका वक्तव्य के तौर पर जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ